आदाब। मुनसिफ न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। हिंदुस्तान ओलंपिक्स के मेजबानी की कर रहा है तैयारी। वजीर आजम का 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनाएगी अपना फैसला। मुल्क भर की निगाहें जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही वाली बेंच के फैसले पर मरकूज। अमेरिका की वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई का हवाला देकर ओवैसी ने पीएम मोदी को बनाया निशाना। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की अदम गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। ओडिशा के ढेनकनाल में पत्थर की कान में धमाका, कई लोगों की मौत। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुंबई में इस साल 3 नए मेट्रो चलाई जाएंगी। हुकूमत के फैसले पर मुकामी शहरियों ने किया मसरत का इजहार। दिल्ली के शाहदरा इलाके में दोहरे कत्ल की सनसनीखेज वारदात। मुकामी लोगों में खौफ व हिरास, पुलिस मसरूफ तहकीकात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर आजम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया और आज से शुरू होने वाला ये कौमी सतह का टूर्नामेंट 11 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें मुल्क भर से 58 टीमों के 1000 से ज्यादा खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों और इदारों की नुमाइंदगी करने वाली ये टीमें आला दर्जे के मुकाबलों में अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगी। टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी वॉलीबॉल के मैदान में मुसाबिकत, खेल, जज्बे और टैलेंट के आला मेयार को उजागर किया जाएगा। इसी दौरान वजीर आजम ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ओलंपिक्स गेम्स की 2036 की मेजबानी के लिए तैयारी कर रहा है और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी खेलों की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स के इनेकाद का मकसद ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा खेलने का मौका फराहम किया जा सके। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके मिले। साथियों, हम स्कूल स्तर पर भी खिलाड़ियों को ओलंपिक स्पोर्ट्स का एक्सपोजर देने में जुटे हैं। खेलो इंडिया अभियान की वजह से सैकड़ों युवाओं को नेशनल स्तर पर आगे आने का मौका मिला है। अभी कुछ दिन पहले ही सांसद खेल महोत्सव का भी समापन हुआ है। इसमें भी करीब करीब 1 करोड़ युवाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। मैं काशी का सांसद हूं और इसलिए आपको ये भी गर्व से बताऊंगा कि सांसद खेल महोत्सव के दौरान मेरी काशी के भी करीब 3 लाख युवाओं ने मैदान पर अपना दमखम दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट पीर 5 जनवरी को शर्जिल इमाम उमर खालिद और दीगर की तरफ से 2020 के शुमाल मशरिकी दिल्ली फसादात के पीछे मुबज्जना बड़ी साजिश से मुतालिक केस में जमानत से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजरिया पर मुश्तमिल ये बेंच फैसला सुनाएगी। जस्टिस अरविंद कुमार की सरबराही में बेंच गुलफशाह फातिमा, मीरा हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की दरखास्तों पर भी अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब बात है कि 10 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। अदालत ने दोनों फरीकैन को 18 दिसंबर तक अपने दलाइल के हक में दस्तावेजात जमा करने की हिदायत भी की। 10 दिसंबर को होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के दलाइल सुनने के बाद मुलजिमीन की अलग अलग दरखास्तों पर अपना फैसला महफूज कर लिया था। वाज़ेह है कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, सिद्धार्थ दुबे, सलमान खुर्शीद और सुधार मुलजिम की तरफ से पेश हुए।
और इसी दौरान उमर खालिद के वालिद और मारूफ समाजी व तालीमी शख्सियत डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास से न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी ने एक खुसूसी मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के पस मंजर पर और उमर खालिद के लिए लिखे गए नोट पर उन्होंने मुनसिफ टीवी से खुसूसी गुफ्तगू की। मुनसिफ टीवी से बातचीत के दौरान डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने मुलाकात की तफसीलात भी बयान की और अमेरिका के 8 अरकान पार्लिमान की जानिब से उमर खालिद की रिहाई के लिए लिखे गए नोट पर न सिर्फ शुक्रिया अदा किया बल्कि ऐसे इक़दाम की सराहना भी की। जेएनयू के छात्र संघ के नेता उमर खालिद जो 2020 से जब दिल्ली में दंगे फसाद हुए थे उसमें यूएपी के तहत मामला दर्ज किया गया था, वो उसमें शामिल करार दिए गए थे, वो अभी फ़िलहाल जेल में हैं। उनके वालिद साहब हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, हम उनसे बात करेंगे जो अभी गुज़िश्ता दिनों अमेरिका से होकर आए हैं, काफ़ी टाइम से चर्चा में हैं मीडिया सुर्खों में। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप अमेरिका में थे, ज़ोहरान ममदानी से आपकी मुलाकात हुई है, क्या ओवरऑल कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बेटी से मुलाकात के लिए गया था अमेरिका। मेरी बेटी रहती है कैंसस में, तो मेरी ख्वाहिश थी ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात करने की, 2 वजह से। एक तो ये कि उन्होंने 2023 में जो उमर खालिद का एक जेल डायरी जो शाये हुई थी उसको एक पब्लिक प्रोग्राम में पेश किया था, पढ़ा था उसको, और वो खासी वायरल हुई। और जब वो अपनी कैंपेन चला रहे थे मेयर के सिलसिले में, उस मौके पर भी वो जेल डायरी के पन्ने जो है जो उन्होंने पढ़े थे वो बहुत वायरल हुआ था। तो मैं उसका थैंक्स देने जाना चाह रहा था उनको कि भाई आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने वो पढ़ के सुनाया और वो एक बड़ा इशू बना गया है। और दूसरी बात ये थी कि जिस अंदाज में उन्होंने मेयर का इलेक्शन लड़ा है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की थी और फिर बिलाखिर वो वहाँ के मेयर इलेक्ट हो गए। और जिस तरह के इश्यूज़ को उन्होंने उठाया था, आम इंसानी समाज के चुभते हुए मसाइल को, और जो विज़न पेश किया था न्यूयॉर्क सिटी के लिए, वो बहुत ही प्रभावित था। मैं उससे बहुत प्रभावित था और मैं चाहता था कि मैं उसकी मुबारकबाद दूँ। तो ये दोनों बातों को बुनियाद बनाकर मैंने उनसे वक़्त माँगा था, उन्होंने वक़्त दे दिया। तो तकरीबन 25 मिनट तक हमारी मुलाकात हुई। मैं और मेरी वाइफ़ दोनों मौजूद थे उस मुलाकात में। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव मीटिंग थी और उस मौके पर उन्होंने उमर खालिद का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं तो उमर को हमेशा याद रखता हूँ और उनके जो जेल के डायरी में जो बातें उन्होंने लिखी थी वो हमको साहस देती है। कई चीज़ों से हम उससे प्रेरणा लेते हैं। तो बहरहाल बहुत लंबी गुफ्तगू रही, मुल्क के हालात पर भी, बैनुल-अक़वामी हालात पर भी, न्यूयॉर्क के मसाइल पर भी गुफ्तगू रही। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे ये कहा कि भई अगर आप उमर के लिए कोई तहरीर देना चाहें तो ये मैंने किताब पेश की कि इसके ऊपर लिख दें। उनका नहीं, मैं अलग से एक लेटर दूँगा। तो उन्होंने ख़ुद एक पेपर पे अपने हाथ से लेटर लिखा और साइन किया और मुझे दिया। कांग्रेस की जानिब से 8 जनवरी से मुल्कगीर सतह पर मनरेगा बचाओ मुहिम शुरू करने वाले हैं। इस पर मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। मरकजी वजीर ने कहा कि तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए जयराम जी से कहीं बेहतर स्कीम है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उनके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि अब बदउनवानी के मौके खत्म हो गए हैं। कहा कि नई स्कीम से जहां बदउनवानी के मौके खत्म हो गए हैं, वहीं मजदूरों को भी मजदूरी के दिनों में इजाफा हो रहा है। मनरेगा से बहुत बेहतर योजना है विकसित भारत जी राम जी। कांग्रेस के पेट में दर्द यही है कि अब भ्रष्टाचार की संभावनाएं समाप्त हो गई। मैं एक ही सवाल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। लोकसभा में भी मैंने रात को 1:30 बजे तक बैठकर बहस सुनी, अपनी सारी बातें कही। मैंने कहा था मुझे सुन के जाना, लेकिन मेरी आवाज दबाने की कोशिश की गई। दम था तो पूरी बात सुनी क्यों नहीं? आखिर संसद संवाद के लिए होती है, सवाल जवाब होते, लेकिन सच सामने आ जाएगा, इसलिए शिवराज को बोलने मत दो। आरोप लगाओ और भाग जाओ। और एक सवाल और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा अगर थी तो नेता प्रतिपक्ष कहां थे? नेता प्रतिपक्ष संसद में क्यों नहीं थे? संसद की बहस में भाग क्यों नहीं लिया? जब चर्चा चले तब आओ मत और बाद में भ्रम फैलाओ। संग्राम काय का संग्राम? भ्रष्टाचार और अनियमितता समाप्त करना ये मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। विकसित भारत जी राम जी योजना एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जिसमें भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केवल मजदूरों के हितों को सुरक्षित किया गया है और विकास सुनिश्चित। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को मुबैना तौर पर गिरफ्तार करने के अमरीकी इक़दाम का
हवाला देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। ओवैसी ने कहा कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी दूसरे मुल्क के सदर को पकड़ने के लिए अपनी फौज भेज सकते हैं तो हिंदुस्तानी हुकूमत 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से क्यों नहीं ला सकती। मुंबई में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि आज हमने देखा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अफवाज वेनेजुएला के सदर को पकड़कर अमरीका ले गई। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का नाम लेते हुए सवाल किया कि जब अमरीकी और सऊदी अरब जैसे ममालिक अपनी फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हिंदुस्तान ऐसा कदम क्यों नहीं उठा सकता। ओवैसी ने कहा कि अगर आपका सीना 56 इंच है तो आप मसूद अजहर जैसे मुजरिमों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान क्यों नहीं लाते। लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द तंजीमों का तज़किरा करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क अब भी मुंबई में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को हलाक करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ इंसाफ का इंतजार कर रहा है। अभी हम सुन रहे हैं कि एक क्रिकेट टीम में एक बांग्लादेशी था, उसको हटा दिया गया। बराबर ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा, मैंने भी उसकी मजम्मत की, मगर अगर बांग्लादेश में किसी की मॉब लिंचिंग होती है तो आपको गुस्सा आता है, मगर महाराष्ट्र के जलगांव में जिस बच्चे को मारा गया था उसके ऊपर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता मोदी जी, फडणवीस जी। सबसे पहली मॉब लिंचिंग 2014 में मोदी की हुकूमत बनने के बाद पूना में मोहसिन शेख की हुई थी और जलगांव में सुलेमान पठान को उसी के दोस्तों ने मार मार कर उसको शहीद कर दिया। अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है हम कंडेम करते हैं, मारने वालों को जालिम कहते हैं। मारने वाले जिन्होंने जलगांव में सुलेमान पठान को कहा वो भी जालिम है, उनका भी कंडेमनेशन होना चाहिए। बांग्लादेश हो या भारत हो, इंसान की जिंदगी इंसान होती है, हिंदू की भी जिंदगी होती है, मुसलमान की भी जिंदगी हो सकती है। और इसी दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने ओवैसी के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मजलिस के सदर को चाहिए कि वो मुल्क तोड़ने का काम ना करें और ना ही मुसलमान करें। उन्होंने कहा कि हमारे वजीर आजम मुल्क दुश्मन ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए पुरअज़्म है। चिंता मत करें ओवैसी केवल मुसलमान मत चिल्लाएं। ओवैसी देश तोड़ना बंद करें। भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम है देश और विदेश की जो भारत के खिलाफ है ऐसे ताकतों से लड़ने में। नए साल का आगाज मुंबई वालों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। मुंबई में इस साल 3 नई मेट्रो लाइन से चलाई जाएंगी। ये नई लाइनें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ देंगी। एक लाइन शुमाली मुंबई को थाने जिले के भाईंदर से जोड़ेगी, जबकि दूसरी थाने में घोड़बंदर रोड के साथ चलेगी। ओहदेदारों के मुताबिक तीसरी लाइन मशरकी मुंबई का अहाता करेगी। मरकजी हुकूमत के इस फैसले पर मुंबई के शहरियों ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे न सिर्फ उन्हें सफर में सहूलत होगी बल्कि कारोबार में भी आसानी पैदा होगी। शहरियों ने कहा कि चूंकि मुंबई मुल्क का माशी दारुल हुकूमत है, इसलिए यहां सफर की ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दस्तयाब होनी चाहिए। रोहतक की सनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के सरबराह गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पेरोल पर रिहाई मिल गई है। पेरोल की मुद्दत के दौरान वो हरियाणा के सिरसा में वाक़ डेरा सच्चा सौदा की सहूलत में रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरमीत राम रहीम को जल्द ही सनारिया जेल से रिहा किया जाएगा। याद रहे कि राम रहीम इस वक्त 2 खवातीन किस्मतदरी और सहाफी छत्रपति के कत्ल के मामले में जेल में बंद हैं। गुरमीत राम रहीम को पहले भी कई बार पेरोल दिया जा चुका है और आखिरी बार इसे 40 दिन की पेरोल 15 सितंबर को दी गई थी। ये 40 दिन की पेरोल राम रहीम की जेल से 15वीं रिहाई के मौके पर होगी और इससे पहले जब उसे 21 दिन और 40 दिन के लिए पेरोल दिया गया था वो सिरसा के डेरा में क़याम पजीर था। इस बार इंतजामिया ने वजाहत की है कि पेरोल की मुद्दत के दौरान उनकी रिहाइश सिरसा डेरा में ही रहेगी। राम रहीम को सीबीआई की एक अदालत ने इस्मतदरी के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जो कि कल 20 साल है, और इसके बाद सीबीआई अदालत ने उन्हें सहाफी रामचंद्र छत्रपति के कत्ल केस में मुजरिम ठहराया है और सजा सुनाई है।
ओडिशा के ढेन कनाल में एक पत्थर की दुकान में धमाका हुआ जिसमें कई मजदूर अंदर फंस गए हैं, जिसकी वजह से कई कारकुनों की हलाकत का खदशा है। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका गोपालपुर ढेन कनाल में पत्थर की एक गैर कानूनी कान में हुआ है। हादसे में कई मजदूरों के हलाक होने का दावा किया जा रहा है। ताहम सरकारी हुकाम की जानिब से अभी तो कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया है। हादसा हफ्ते की देर रात पेश आया। वाकई की इत्तला मिलते ही मुकामी इंतजामिया और पुलिस हुकाम जाए वक़वा पर पहुंचे और इलाके को घेरे में लेकर अवामी नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। रेस्क्यू और रिलीफ अहदेदार इस वक्त कान के अंदर फंसे मजदूरों की तादाद और उनकी हालत की जांच कर रहे हैं। इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि ब्लास्टिंग के लिए ज़रूरी इजाज़त नहीं ली गई थी और गैर कानूनी कानकनी जारी थी। मुकामी फायर फाइटर्स, ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की टीमें, डॉग स्क्वाड और मुख्तलिफ आलात से लैस रेस्क्यू टीमें फंसे हुए कारकुनों को बचाने के लिए काम कर रही हैं। एटी निमिदारे गोटे क्वेरी थिला, स्टोन क्वेरी थिला, जोठी दुई लोगों का डेथ होती हमको सूचना मिली थिला। आज सकाळे 7टा बेला आम सर्च एंड रेस्क्यू रिकवरी ऑपरेशन स्टार्ट करूँ। ता भितर एवं आमको 2टा डेड बॉडी मिली। ता भितर फायर पर्सनल, ओड्रा, पुलिस समस्ते प्रोएक्टिवली काम कर ऑपरेशन एबे पाखापाखि सरीबा को आसिलानी। तथापि एबे भी एरिया सर्च करा होची आउ जदि किसी डेड बॉडी होई पारे, किंतु एज पर कन्फर्मेशन सेठी ये 2टा डेड बॉडी थिला। वजीर आला एम.के. स्टालिन ने अदाकार रजनीकांत और कमल हासन के साथ अनजानी फिल्म साज एवीएम सरावनन की तस्वीर की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने कहा कि एवीएम प्रोडक्शन के मैनेजर एम सरावनन ने 19वीं सदी से ज्यादा तब्दीलियों के जरिए तमिल सिनेमा की परवरिश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सरावनन ने कमल हासन, शिवाजी गणेश, वैजंती माला और शिव कुमार जैसे अजीम सितारों में से कुछ के करियर को तश्कील देने में मदद की। वो उम्र से मुताल्लिक बीमारियों की वजह से जुमेरात को चेन्नई में इंतकाल गए और उनकी उम्र 86 बरस थी। The legacy he was born into as inheritance, but as a responsibility. He learned the craft of filmmaking from the ground up, from the production floor, absorbing every aspect of production. I've seen people in the newspaper world do it, and that pays off over the long term, rather than come in at a different level, from script selection and casting to editing, music, and of course the economics of filmmaking. डीएमके लीडर कनिमोझी ने चेन्नई में मुनक्किदा पोंगल की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन गिरीश चौड़ानकर और दीगर भी मौजूद थे। डीएमके लीडर ने इस मौके पर तमिलनाडु की आवाम को पोंगल त्यौहार की मुबारकबाद दी। Our parties are such a big party. We have a very, very large cadre also. What cadre speak and this, they have the democratic right to agree with us, disagree with us. That's okay. That's good. Yeah. We are continuously on touch. We met Honorable Chief Minister also, and we are hopeful that the DMK leadership will conclude this alliance talk very positively. பல்வேறு தலைவர்களை அழைத்து இந்த பொங்கல் திருவிழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய பத்திரிகையாளர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஏன்னா பொங்கல் என்பது தமிழர் திருநாள். ஜாதி மதங்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் அத்தனையையும் கடந்து நாம் தமிழர்களாக மனிதர்களாக இணையக்கூடிய ஒரு திருநாள், நம்முடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு திருநாள் பொங்கல் திருநாள். அந்த விழாவை இவ்வளவு சிறப்பாக बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर हर तरफ से तनकीदें हो रही हैं और इस सिलसिले में पीटीपी के तर्जुमान इकबाल तरंबू ने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सीबीसीआई ने हिंद पाक मुकाबले की इजाजत दी थी। उन्होंने कहा कि खेल और सियासत दोनों अलग अलग चीजें हैं और पीडीपी लीडर ने कहा कि हिंदुस्तान में बनाई जा रही बिजली अडानी के जरिए बांग्लादेश को फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम की सख्त मज़म्मत करते हैं और कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ हमारी नाराजगी है तो हमारे मुल्क में शेख हसीना क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में अक़लियतों के साथ ज्यादती होती है तो वो गलत है। देखिए, ये सिर्फ एक हिपोक्रेसी है और कुछ भी नहीं। जब यहाँ पर आपको याद होगा
इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसी बीसीसीआई ने इंडिया पाकिस्तान का मैच भी अलाउ किया, क्योंकि खेल और पॉलिटिक्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि यहाँ की बनाई गई बिजली अडानी के जरिए बांग्लादेश को सप्लाई की जा रही है, जहां हम उन तमाम वाक़ात की मजम्मत करते हैं जो बांग्लादेश में। कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वरम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जी जनार्दन रेड्डी ने वजीर आला सिद्धारमैया और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को अलग अलग खत लिखकर फौरी जेड जुमरे की सिक्योरिटी का मुतालबा किया। जनार्दन रेड्डी ने बेलारी में 1 जनवरी को होने वाले तसादुम को उनके खिलाफ पहले से मनसूबाबंद कत्ल की कोशिश करार दिया और इल्जाम लगाया कि अमनो अमान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। बीजेपी एमएलए वाल्मीकि मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए बैनर लगाने पर हुई झड़पों का हवाला दे रहे थे। इन वाकयात के सिलसिले में जनार्दन रेड्डी समेत कई लोगों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। चीफ मिनिस्टर को लिखे एक खत में साबिक वजीर ने दावा किया कि नए साल के दिन उनकी बेलारी की रिहाइशगाह पर हमला एक सादा सियासी तसादुम नहीं बल्कि कांग्रेस एमएलए नारा भारत रेड्डी और उनके साथियों की जानिब से पहले से मनसूबाबंद कत्ल की एक कोशिश थी। ನನಗೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನನಗೇನು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और सीनियर सिफारतकार शशि थरूर ने आलमी सियासत की मौजूदा हालत पर सख्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को गुज़िश्ता चंद सालों में मुसलसिल नजरअंदाज किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में शशि थरूर ने लिखा कि बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर अब महज कागजी रह गया है। उनके मुताबिक मौजूदा आलमी निज़ाम पर कानून के बजाय ताकत का गलबा नजर आता है। थरूर ने कहा कि आज की दुनिया में जंगल का कानून राइज है, जहां ताकतवर ममालिक अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए कानून को तोड़ने से नहीं हिचकिचाते हैं। उन्होंने इसे बैनुल अक़वामी निज़ाम के लिए खतरनाक अलामत करार दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अमेरिका ने एक बड़े फौजी हमले का आगाज किया, वेनेज़ुएला पर बमबारी की और देरीना बाएं बाजू की रहनुमा निकोलस मादुरो को इख्तिदार से हटा दिया और मादुरो और उनकी अहलिया सिलिया फ्लोरेस को फिर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन्हें मनशियात और असलहे से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात पर मुकदमे का सामना करना है। और इधर दूसरी जानिब सीपीआई की कौमी सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने कांग्रेस की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज पर कहा कि यह उनका अपना जाती मामला है। ताहम उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट जमातें भी मनरेगा की बहाली चाहती हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हम 12 फरवरी को हड़ताल करने वाले हैं। कम्युनिस्ट कायद ने कहा कि मनरेगा की जगह जिस नई स्कीम को लाया गया है, हम भी उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम पर कहा कि बांग्लादेश में हो कि हिंदुस्तान में जहां कहीं भी अक़लियतों पर मजालिम हो रहे हैं, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। निर्णय वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि इसके ऊपर हम ट्रेड यूनियंस जो इस तरीके के कानून की मांग की थी और गांव के इस कानून के साथ साथ शहरों में भी रोज़गार की मांग की थी, तो हम तो इस कानून को जो ध्वस्त किया मिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, उसका विरोध कर रहे हैं। तो हमारी जो 12 फरवरी की हड़ताल है श्रम कानूनों के विरोध में, उसमें मनरेगा का मुद्दा भी है। हम मनरेगा की बहाली चाहते हैं, जिस तरीके से उसको तबाह किया गया, क्योंकि हमें लगता है खतरा कि हमारे जितने स्कीम वर्कर्स स्कीमें हमारी बनी हुई हैं, सरकार इसके बाद उनके ऊपर हमला शुरू करेगी। तो ये रोज़गार का मामला भी है, इसलिए कोई और लोग भी इस पे कदम उठा रहे हैं तो अच्छी बात है। हम हमारे पब्लिक सेक्टर को जो वाइंड अप करने की कोशिश है उसका भी विरोध कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार दिनेश जाधव ने किरत सोमिया और उनके फर्जंद नील सोमिया के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया। दिनेश जाधव ने कहा कि किरत सोमिया और नील सोमिया आम लोगों के खिलाफ है। शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार ने कहा कि उनका मुकाबला किरत सोमिया के फर्जंद नील सोमिया से है, ताहम उन्हें नहीं लगता कि मुकाबला सख्त होगा। शिवसेना लीडर ने कहा कि मैं सच्चा शिव सैनिक हूं और मैंने लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा हूं। मुझे लगता नहीं कांटे की टक्कर होगी। मैं बाला साहब का सैनिक हूं। मैंने मेरे दिमाग से, मैंने मेरे हृदय से एक सोचा है कि नील सोमैया को हद पार करने के लिए जिस तरह से नील सोमैया और उसके पिताजी किरीट सोमैया जिस तरह से हमारे पीछे पड़े, बाजी वाले रहने दो, फेरी वाले रहने दो, उनको तकलीफ दे रहे, मराठी आदमी को तकलीफ दे रहे, तो मैंने सोचा है कि उसको हद पार कर देंगे। नहीं, मुझे धमकी देने की उनकी ताकत नहीं है उतनी। आपके मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हूँ
कि उन्होंने नील सोमैया ने खुद के 4 फॉर्म भरे थे। मैंने उनको पूछा भी, अरे नील भाई इतना 4 फॉर्म भरने की जरूरत क्या है? बोला अरे यार शेर, मेरे सामने शेर खड़ा है तो इसलिए थोड़ा से मैं प्रिकॉशन लिया हूँ। ये भी दिल्ली के शाहदरा इलाके में सनसनीखेज दोहरे कत्ल ने इलाके में दहशत फैला दी है। 75 साल वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी 65 साल बीवी प्रवेश बंसल, जो एक घरेलू मुलाजिम हैं, की लाशें रामनगर एक्सटेंशन में एक मकान की तीसरी मंजिल पर अलग अलग कमरों में पड़ी हुई पाई गई। पुलिस को यह इत्तला 12:30 बजे के करीब पीसीआर कॉल से मिली। फोन करने वाले वैभव बंसल जोड़े के बेटे ने इत्तला दी कि उसके वालिदैन बेहोश पड़े थे और मुमकिन तौर पर मर चुके थे। इत्तला मिलने पर MS पार्क थाने की पुलिस टीम जाए वक़्वा पर पहुंची। वैभव ने पुलिस को बताया कि किसी ने इसके वालिदैन का कत्ल किया। मुआयना करने पर वीरेंद्र कुमार बंसल के चेहरे पर जख्म पाए गए। दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के मुर्दाखाने भेज दिया गया। क्राइम सीन और FSL की टीम ने मुकम्मल मुआयना किया और जाए वक़्वा की तस्वीर कशी की। कर्नाटक के उत्तरा कन्नड़ जिले के कस्बे में एक 30 साल दलित खातून को सड़क पर चाकू मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि यह इल्जाम है कि यह कत्ल उसके जानने वाले एक शख्स ने किया है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस दीपेन ने बताया कि मुलजिम रफीक की लाश इतवार को येल्लापुर के करीब जंगल में एक दरख्त से लटकी हुई मिली। इस वाकये ने कस्बे में फिरके वाराना कशीदगी को जन्म दिया और कई हिंदू तंजीमों ने इतवार को येल्लापुर में बंद का ऐलान किया। उन्होंने खातून के कत्ल को लव जिहाद का मामला करार दिया है। मुतवफ़ी की शनाख्त येल्लापुर के कलमा नगर की रहने वाली 30 साल रंजीता भनसोड़ के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक इसी इलाके का रहायशी रफीक खातून के कत्ल का मरकजी मुलजिम था। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।